आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ममता के बड़े सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं बंगाल टीएमसी में बड़ी टूट हुई है। ममता के बड़े सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं टीएमसी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। शुभेंदु अधिकारी के बाद बीजेपी नेता अमित शाह ने मिदनापुर में रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज सभी दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज 1 एमपी 9 एमएलए समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अमित शाह ने यह भी कहा, अभी तो शुरुआत हुई है, जब चुनाव आएगा तो ममता दीदी आप अकेली रह जाएंगी। टीएमसी पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सभी पार्टी से अच्छे लोग आज भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा से जुड़े हैं। अमित शाह ने कहा, दीदी कहती हैं भाजपा दल बदल कर आती है। दीदी मैं आपको याद कराने के लिए आया हूं, जब आपने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई थी तो वो दल बदल नहीं था। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी से अलग होते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आड़े हाथों ले लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है, वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल की हालत बहुत खराब है। अगर यहाँ की हालत सुधारनी है तो यहाँ की बागडोर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपनी पड़ेगी। बहरहाल मिदनापुर रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई टीएमसी विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी। जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है, तो अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस का पलटवार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, साफ तौर पर टीएमसी ने यह बात कही है। बल्कि शाह को बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं पता है। ममता बनर्जी ने यह पलटवार किया है बीजेपी पर। अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस का पलटवार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाह को बंगाल के राजनीति के इतिहास में कुछ नहीं पता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बात कही है पलटवार करते हुए। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं और आज उन्होंने मिदनापुर में रैली को संबोधित किया। इतना ही नहीं बल्कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज बीजेपी को भी ज्वाइन किया है।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उसी दौरे के दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं बल्कि ज्वाइन करने के बाद जमकर शुभेंदु अधिकारी जो थे, जो अभी कुछ ही देर पहले ही बीजेपी के हुए हैं, जमकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को लताड़ा। इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर लताड़ लगाई टीएमसी को, और इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। नीरज राय हैं, टीएमसी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। राहुल आनंद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। सबसे पहले नीरज जी, मेरा आपसे सवाल, जिस तरह से लगातार अब जो सियासी पारा है पश्चिम बंगाल का वो ऊपर चढ़ने लगा है, देखने की बात नहीं है, साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। जब वो आज मिदनापुर में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है टीएमसी को। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? अरे जावेद भाई, यह तो हम लोग बहुत साल से सुनते आ रहे हैं जी। थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात ये होती और अच्छी बात होती कि अमित शाह जी पिछले 6 सालों से देश पे शासन कर रहे हैं, देश के हित में या बंगाल के हित में अपनी योजनाओं को बताते तो हमको थोड़ा सा आश्चर्य होता कि नहीं भाई, अमित शाह जी कुछ ऐसी नया चीज बता रहे हैं। ये वही बता रहे हैं जो कई बार से करते आ रहे हैं। जाते हैं तो काली जी का पूजा करते हैं, किसी के यहाँ बैठकर खाते हैं। बंगाल की जनता ये नहीं जानने की इच्छुक है वहां पर आप किसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन नीरज जी, बंगाल की जनता के सामने आज उन्होंने हुंकार बढ़ी है कि इस बार 200 के पार, इस बार 200 के पार, साफ तौर पर हुंकार भरी है। जावेद भाई, वही चीज है। अगर देखिए वो क्या मैंने बोला, उनको थोड़ा सा और आक्रामक होना होगा वहां पर, क्योंकि वो खाली मैदान में आक्रामकता ही दिखा रहे हैं जी। वहां पर कोई एक ऐसी टॉपिक पे वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि बंगाल की जनता को ये लग जाए कि नहीं, अमित शाह जी आ गए हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरे देश का विकास 6 सालों में कर दिया है, उस तरह से ये मतलब आपका कहने का मतलब है 200 कुछ नहीं आ रही है, बस हवा हवाई है। देखिए भाई साहब, मैं उस दिन भी बोला, लगातार बोलता जा रहा हूं, बंगाल की जनता जो आज सोचती है वो पूरा देश 10 साल 12 साल बाद सोचता है। ठीक है, तो अमित शाह जी को उन चीजों को थोड़ा दरकिनार करके चलना चाहिए, क्योंकि 6 सालों से ये हर जगह से वही जाकर बोल रहे हैं कि बंगाल की जनता को समझा दिए कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी ने गलत काम कर दिया। भाई गलती क्या किया है, थोड़ा अपने से उसे बेहतर कर दीजिए, अपनी योजनाओं को बताकर। तब बंगाल की जनता गलत करी है। आप आयातित नेताओं को अपने पास लेते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब देखिए, अति उत्साह में अमित शाह जी यह भी भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी जी जब कांग्रेस थी तो कोई पार्टी नहीं पकड़ी थी, खुद की पार्टी बनाई थी। तो खुद की पार्टी बनाना दल बदलू नहीं होता है, वो खुद का स्वयं निर्माण उन्होंने पार्टी का किया था। लेकिन अति उत्साह में क्या क्या बोल जाते हैं लोग। एक राहुल आनंद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए नीरज भाई, कुछ भी कह दें उससे सच नहीं बदला जा सकता जी। और रही बात बंगाल की राजनीति की, तो बंगाल में हुड़दंग मच चुका है टीएमसी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं द्वारा। वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अयोध्या में दिवाली हम लोगों ने धूमधाम से मनाया है और ठीक उसी प्रकार अगले साल दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। और जो मतलब आपका कहने का मतलब है जो नीरज जी ने अभी बात कही वो सरासर झूठ है? जी हाँ, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो डर बैठा है कि हमारे कद्दावर नेता बीजेपी में जाकर मिल रहे हैं, तो उस चीज से निकलने के लिए और कार्यकर्ताओं को नीरज जी, बड़ा आरोप है आप पर, बड़ा आरोप आप पर और आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप है। अरे जावेद भाई, इस पर बताऊं, हंसी आ रही है जी। इनके राहुल भाई हमारे फिर आगे घुमा फिरा कर धार्मिक उन्माद में। राहुल भाई, आपको मैं यह बता दूं कि अगर मैं हिंदुस्तान में हूं, मेरा धर्म सनातन है, तो आपसे पूछ कर मैं राम की पूजा और दुर्गा की पूजा कतई नहीं कर सकता। यह चीज तो आप जान लीजिए। और रही बात, पहले तो आप लोग अपना आंकड़ा दुरुस्त करिए कि बंगाल में आपके 133 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है या अमित शाह जी जो आज चीख रहे थे 300। पहले आंकड़ा दुरुस्त करिए। और देश की जनता भाई साहब बहुत समझदार है। जिस अयोध्या की बात आप कर रहे हैं राहुल भाई, 30 सेकंड लूंगा
जावेद भाई बोलिएगा मत। जी जी जी। जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, जब से 91-92 से घटना हुई थी, तब से आप राम के नाम को बेच में कर सत्ता में आने के लिए प्रयासरत रहे और सत्ता में आप आए भी। जब एक बार आप सत्ता पा गए तो अपने मैनिफेस्टो में तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया राम के नाम को, कि राम का फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का अयोध्या का निर्णय दे दिया, तो फिर उसको तुरंत लपक लिया आपने कि हमने राम मंदिर बना दिया। भाई साहब, हिंदू और मुसलमान पे राजनीति नहीं होती है, काम पे राजनीति होती है। लेकिन नीरज जी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो पलटवार किया है ममता सरकार पर, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ साथ ये भी कहा है कि टीएमसी को इस बार उखाड़ देंगे, इस चीज का प्राण लिया है। अब क्या कहेंगे आप? इससे कहीं ना कहीं आपकी सरकार की छवि तो गलत हो ही रही है ना। आप खारिज कर रहे हैं, इधर राहुल जी मना कर रहे हैं, वो खारिज कर रहे हैं, वो सरासर जो है तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आप आरोपों को खारिज कर रहे हैं। जनता तो सब कुछ देख रही है ना। जी जी जी, आपसे जरूर संपर्क किया जाएगा। मैं राहुल जी आपसे इसका जवाब चाहूंगा, आपसे चाहूंगा। देखिए, गृह मंत्री जी ने साफ तौर पर प्राण लिया है इस चीज का कि टीएमसी को उखाड़ देंगे पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री जी ने जो प्रण लिया है उसके साथ वहाँ की जनता खड़ी रहेगी जी। और जिस प्रकार से वहाँ अस्थिरता का माहौल है उसको शांत करने के लिए और देश को और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता का मैं अभिवादन करूंगा और वो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट से विजयी बनाएंगी और जो वहाँ का जो ढांचा बिगड़ा है उसको ठीक किया जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए वहाँ की टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही एक विकल्प है, क्योंकि जो गुंडागर्दी का माहौल और गुंडागर्दी का जो बढ़ावा उन्होंने दे रखा है उसको कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ में बागडोर जाएगा तो वो धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। लेकिन टीएमसी तो इस चीज को खारिज करती है ना। टीएमसी का तो साफ साफ आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठे दावे करती है, झूठे आरोप लगाती है। वो हम पश्चिम बंगाल की जनता, वो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अदर राज्यों की जनता को बहकाया जा सकता है लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं बहकाया जा सकता। देखिए, इसमें मैं साथ साथ बोलूंगा, जो आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भड़काती है और ये करती है वो करती है, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आज देश में और विश्व में सबसे ज्यादा अगर विश्वसनीयता किसी पार्टी पे है तो वो भारतीय जनता पार्टी पे ही है। और हमने जो वादे किए हैं अपने अवाम से उसको पूरा करने में 98% सफल रहे हैं। तो ये कहने की बात नहीं, ये कहना कोई दोहराया नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी, कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि बन रही है और उसी को देखते हुए आज टीएमसी के वरिष्ठ नेता, आप साफ तौर पर जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। उसके साथ साथ 9 नेता और आए हैं। जी नीरज जी, जी नीरज जी। जावेद भाई, होता क्या है, राहुल जी तो खारिज कर रहे हैं ना इस चीज को, जिस तरह से ममता जी ने पलटवार किया है वो तो बोल रहे हैं। मैं राहुल जी की बात को अभी बता दूं। राहुल भाई, आपने बोला कि 98% हमने अपने विकास का जो दावा करके हम आए थे उस पे काम किया। राहुल भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, कोई एक ऐसा 6 सालों में इंस्टीट्यूट बता दीजिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके द्वारा देश के अंदर बनाया गया हो। 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे, यह भी बंगाल देख रहा है, एक भी नहीं मिला। 50 दिनों पे आपके नोटबंदी की बात करके आए थे, 100 दिन काला धन के लिए थे, फिर भी नहीं बना। देश की जनता और बंगाल की जनता देख रही है। क्या वही विकास का मॉड्यूल आप लेके चलना चाहेंगे? भाई साहब देखिए, आरोप लगाना राहुल भाई गलत नहीं होता है, लेकिन आरोप लगा के अपराधी, आपकी स्थिति है कि आप अपने को पाक साफ भी बताते हैं और दूसरे से बेहतर किस कदर हैं इसके बारे में भी आप नहीं बताते हैं, लेकिन दूसरे को गलत साबित करने पे आप तुल जाते हैं। मैंने एक बात और नीरज जी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये प्रण लिया है कि इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे पश्चिम बंगाल से, और इस बात की पुष्टि की है अभी राहुल जी ने कि जो गृह मंत्री साहब ने कहा है ऐसा होना है। तो इस पर क्या कहेंगे आप राहुल जी से? गृह मंत्री मत कहिए, वो गलत चीज हो रहा है। भाजपा के नेता कहिए आप, भाजपा के प्रचारक अमित शाह जी ने कहा, ठीक है। हाँ, देश के गृह मंत्री हैं और भाजपा के प्रचार और मंत्री हैं वो। तो हम तो भाई उनको उस समय गृह मंत्री नहीं, हमारे खिलाफ वहां प्रचार कर रहे हैं तो हमारे वो भाजपा के प्रचार के मंत्री हो गए, ठीक है।
अब उन्होंने कहा, नारा आपने देखा, मुट्ठी को खींचिए। अब थोड़ा सा मैं जय श्री राम पे बता दूं, हम लोग रामायण में पढ़े और टीवी पे देखे हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तो पहाड़ उठाने के जोश का प्रदर्शन करने के लिए पहाड़ उठाते थे। जब वो युद्ध के मैदान में हम लोग टीवी में देखे तो हनुमान जी गदा मारते तो जय श्री राम खूब जोर लगाकर। तो ये लोग जनता के बीच में विकास करने जा रहे हैं या जनता से युद्ध करने जा रहे हैं, ये खुद ही लोग नहीं आए हैं। ये खुद ही अज्ञानता बस क्या से क्या बोलते जा रहे हैं। अपने आदर्श नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ये लोग भूल जा रहे हैं। जय श्री राम पे उन्होंने क्या बोला था। तो ऐसे जो जहां जी 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 राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, जी राहुल जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी राहुल भाई, जी राहुल जी, मैं नीरज भाई को अवगत करा देना चाहता हूँ। जी कोई भी जब अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उस समय भगवान को और ईश्वर को याद किया जाता है, और आप यहाँ पर संदेह बना रहे हैं, आप यहाँ पे दूसरे रूप में उनको प्रस्तुत कर रहे हैं हनुमान जी को। देखिए मतलब राहुल जी आपका कहना है जो प्रण लिया है वो साबित होगा, वो पूरा होगा। हाँ मेरी बात सुनिए जी जी, जब हम लोग कुछ अच्छा और शुभ काम करते हैं तो उसमें हम लोग ईश्वर और इष्ट को याद करते हैं। और जिस प्रकार से लोग पहले बोलते थे, सुन लीजिए नीरज जी, आप राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सुन लीजिए आपको समय मिलेगा, सुन लीजिए, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, सुन लीजिए। जी जी राहुल जी बोलने दीजिए। जी 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 फिर आप बोलिए। जी जी राहुल जी बोलिए। तो आप बोलिए, कहा करते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने सारा चीज किया। और मैं आपकी उस बात पे भी आता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात हम लोगों ने की थी। मुझे जावेद भाई मुझे जरा मौका दीजिएगा। बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल। और अगर हम अध्यादेश लाकर अगर राम मंदिर बना देते हैं तो यही कहते हैं कि आपने जोर जबरदस्ती मंदिर का निर्माण करा दिया। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट पे भेजा, और जब यहाँ पे जब दोनों कमिटी में बातें नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य किया गया। और रही बात नौकरी की, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 6 साल से जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने पे ध्यान दिया है। आप देखेंगे जो लचीलापन और जितनी आसान शब्दों में लोन की प्रक्रिया पूरी की जाती है वो पहले नहीं की जाती थी, वो जटिलताएं हटा दी गई हैं। इसलिए आप थोड़ा डाटा निकाल कर देखेंगे, नहीं तो मैं आपको अगली डिबेट में डाटा को भी दे दूंगा। और तीसरी बात आपने की थी इंस्टीट्यूट को लेकर और मेडिकल्स को लेकर, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे देश में मेडिकल में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और NIT, IIT जैसे जो भी कॉलेजेस है वो खोले जा रहे हैं। आपको मैं एक चीज और अवगत करा देता हूँ, अभी हाल ही में बिहार में भी खोला गया है जिसके लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है। तो थोड़ा डाटा को अपडेट करने की आवश्यकता है, और जो गलतियां ममता सरकार से होती है तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मानना और मनाना दोनों की प्रथा है। इसलिए बातों को सुनना और समझना भी चाहिए। अब मैं बोलूं जावेद भाई। जी 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 नीरज जी। देखिए राहुल भाई, आपकी बातें मैं बता दूं कि देखिए मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से रहने वाला हूं, ठीक है। अगर 2017 में आ सके मोदी जी के मुद्रा लोन के अंतर्गत मुझे कुछ लोन मिल गया होता तो यह आज मैं इस जगह पर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होता। उस समय लोन की प्रक्रिया और आज की लोन की प्रक्रिया इतनी ही सरल है कि बैंक तुरंत बोलते हैं कि सरकार बोली है, आप मार्गेज में क्या रखेंगे, सरकार उसूलने नहीं जाएगी, सरकार आती है और जाती है। इतना बड़ा बात मैं बोला हूं, इसको आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से डाटा लेकर बोल रहा हूं। राहुल भाई समझ रहे हैं, मैं एक रूरल एरिया से आता हूं, इसलिए मुझे डाटा पे मैं नहीं हकीकत पे विश्वास करता हूं, बैंकों का चक्कर खा खा कर। रही आत्मनिर्भरता की बात, तो वही मैं पूछ रहा हूं कि जिस कांग्रेस को आप गरियाते हैं उसके ही बैठाए हुए संस्थानों को आप बेच रहे हैं और पूरा देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। अब रही बात बंगाल की, आइए मैं मुद्दा पे आ जाते हैं हम लोग। राहुल भाई देखिए, बंगाल में आप लोग जाकर वहां पर 6 साल से बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार भी एक रैली भी आप लोग अपनी बता दीजिए जिसमें कि आप लोग कभी ये बोले हों कि ममता बनर्जी की फला योजना चल रही है, इस योजना से बेहतर हमारे पास ये योजना है। तो ये एक रैली आप बता दीजिए। इतना छोटा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपसे राहुल भाई मैं पर्सनली टेलीफोन से भी बात करके इस पे डिफाइन कर सकता हूं आपको, केवल क्योंकि पब्लिक को सुनाना है, इस पे हकीकत बताकर ही चलना सही होता है। और देखिए, आप लोग जो बोलते हैं आयुष्मान योजना में पूरे देश को जानकारी है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन पे योजना चलाई जानी थी। ममता जी 2012-13 से इसी प्रकार की योजना चलाई है। जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, इससे बेहतर योजना आप 100% बिल्कुल
मैं आपसे नीरज जी, बिल्कुल आपने अहम बात कही। नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आज के मुद्दे को लेकर यही बात हो रही है, आज के मुद्दे को लेकर ये चर्चा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अमित शाह के जब नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी को ज्वाइन किया, उनके साथ साथ और भी 9 नेताओं ने ज्वाइन किया है, उसके बाद जो पलटवार गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी की मुख्यमंत्री पर किया, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि दीदी अब आपका समय आ गया है अकेला रहने का, आदत डाल लीजिए। ठीक है, ठीक तो है, क्या लगता है, उन्होंने तो पलटवार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी की छवि तो खराब हो रही है ना। देखिए, अगर उसे कैसे देखेंगे आप? हाँ, अगर अमित शाह जी सही मायने में राष्ट्रवादी व्यक्ति होते, देश और बंगाल के बारे में सोचते, तो जो शुभेंदु अधिकारी अनर्गल प्रलाप कर रहे थे मंच पे चढ़ के, तत्काल प्रभाव से वैसे व्यक्ति को जो कि पिछले 10 साल से 9.5 साल से सत्ता में बना है और उस अनर्गल प्रलाप जो बोल रहा है उसका वो हिस्सा रहा हो, उसे तुरंत हवालात में भेजना चाहिए था अमित शाह जी को। यह राष्ट्र भक्ति, बंगाल की भक्ति, देश का विकास और बंगाल का विकास होता है। यह तो जाहिर सी बात है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकार कर लिया कि मैं 9 सालों से 10 सालों से गलत काम कर रहा था। लेकिन पार्टी का तो आरोप है ना, बीजेपी का तो आरोप है ना कि गुंडों की सरकार है, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज तो अकेला रहने का भी दावा कर दिया। देखिए, रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं तो बार बार सुनता आ रहा हूं कि ये लोग तुरंत टीएमसी के गुंडे बोलते हैं। यह भाषा कौन बोलता है? गुंडा के लोग बोलते हैं। और अमित शाह विजय वर्गीय से बड़ा गुंडा कौन है देश के अंदर? इंटरनेशनल गुंडा है लोग, इसमें बताने की क्या जरूरत है? राहुल जी का रुख करूंगा। राहुल जी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आपराधिक मुकदमे हैं। नीरज जी, राहुल जी से इसका जवाब चाहेंगे। सुन लीजिए जी। देखिए, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, अगर गैर भाजपा शासित प्रदेश भी है, आपकी बिहार, मैं बिहार से ही आता हूं, मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार में ममता बनर्जी जब आई थी थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, तो वो यहाँ आकर धरने पे बैठी थी और शांतिपूर्वक धरना कर यहाँ से वो वापस गई थी, सम्मान के साथ गई थी। लेकिन अगर वही धरना प्रदर्शन अगर बंगाल में करना पड़ता है तो आपके लोग वहां मारने लगते हैं, आपके लोग वहां फायरिंग करने लगते हैं, तब जाकर आपको ये श्रेय दिया गया है, ये उपाधि दिया गया है गुंडों की सरकार। और आपने जिस प्रकार से बोला, देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी में आती है। तो जिस प्रकार से अगर बंगाल जाकर अगर जय श्री राम जी कह दिया जाए तो आप लोग भड़क जाते हैं। भड़कने वाली कौन सी बात है? तो कहीं ना कहीं ये किसी प्रकार का, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए नीरज भाई, फिर अपन बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और रही बात, आपने जिस प्रकार से अमित शाह जी को गुंडा कह दिया या नरेंद्र मोदी जी को, तो मैं आपको बता दूं, आरोप तय करने से होते हैं, लगाने से नहीं। आपके यहाँ आरोप लगाया जा रहा है और वो तय भी हो रहा है, क्योंकि अगर नड्डा जी के काफिले पे जब हमला होता है तो आप जब वहां से गृह मंत्रालय जब कोई कार्रवाई करता है तो आप लोग फोर्सफुली, जबरदस्ती आप अपने अधिकारी, मतलब राहुल जी आपका ये कहना है जो अमित शाह के, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा जी के काफिले पर जो हमला हुआ उसमें साफ तौर पर टीएमसी के गुंडे थे, यही कहना है ना आपके? उनको अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। नहीं, क्या प्रतिक्रिया होगी? बड़ा आरोप है, गुंडे हैं आपकी पार्टी में, साफ तौर पर अभी राहुल जी ने कहा बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। जो आरोप की बात कर रहे हैं राहुल भाई, देश जानता है प्रामाणिकता के आधार पर कि तड़ीपार किसको किया गया था। ममता जी कभी तड़ीपार नहीं रही हैं। जेपी नड्डा वाली बात है, 1 हफ्ता पुरानी बात है, इस पर लग रहा है मैं 50 डिबेट कर चुका हूँ, वो पूरा स्पष्ट प्रमाण दे चुका हूँ और आप लोग जो है थेक्रोलॉजी के अलावा स्पष्ट कोई चीज जवाब नहीं दे पाए हैं। आपके बताइए, जेपी नड्डा जी, उस पर 2-3 सेकंड बात कर लूं। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, Z+ की सुरक्षा है, प्रोटोकॉल के तहत 500-600 पुलिस वाले भी उसमें लगे रहते हैं। और आपके भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो कुछ नहीं तो 50-60 हजार लोग तो जुड़े ही होंगे। देखा हूं, मैं तो जानता हूं कितने लोग थे, लेकिन मैं बता रहा हूं। लेकिन उस बीच में बड़े बड़े डंडों में एक झंडा लेकर कुछ मतलब दर्जन की संख्या में टीएमसी वाले कैसे आपके कार्यकर्ताओं के बीच में घुस गए, जहां 10,000 20,000 आप होंगे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कैसे हिम्मत हो गई कि 10-20 उसमें घुस गए? यह तो साफ जाहिर है ना कि आप लोग। लेकिन नीरज जी आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी के गृह मंत्री ने जब आज रैली को संबोधित किया, तमाम जो है वहां पे जनता थी, और जनता को तो आप जानते हैं जनता सीधी होती है, जनता लोभ लुभाने में आती है, सबको पता है। जनता से जैसा कह दो, जिस राह पे चलने के लिए कह दो उस राह पे चलने लगती है। और इस बात का खुद दावा किया था गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने संबोधन में
कि जो हमले हुए हैं हमारे कई सारे कार्यकर्ता उस हमले में घायल हुए हैं और वो सारे जो हमले कराए हैं ममता दीदी के गुंडों ने किए हैं, वो हमले उन सबकी जो जिम्मेदार हैं ममता दीदी हैं। तो कैसे देखिए जावेद भाई, छवि तो खराब हो रही है ना जनता के बीच में। देखिए ये भाजपा नेता कह सकते हैं लोग कि जनता सीधी होती है, जनता भोली होती है। आपके भी चैनल में डिबेट किया, मैंने कहा कि जनता किसी की जागीर नहीं होती है, जनता नेता बनाती है और नेता बिगाड़ती है। मैंने बार बार ये बोला है, नेशनल चैनल से लेके आप भी मैंने बोला है, ठीक है। तो मैं जनता को कभी भोली नहीं कहा हूँ ना जनता, हाँ जनता को जरूर ये बोलना चाहूंगा कि जनता ये वहाँ की देख रही है कि उसकी बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्षरत कौन है, तो उसके लिए टीएमसी सक्षम है। क्योंकि ये लोग जितने भी नारा में गए हैं, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, सभी प्रोग्रामों में ममता बनर्जी को दीदी ये कर दूंगा, दीदी वो कर दूंगा। भाई दीदी से क्या मतलब है? बंगाल की जनता को आप बताइए, बंगाल की जनता को समझाइए। अगर आप बोलते हैं कि दीदी अकेले रह जाएंगी, तो बंगाल की जनता ने उनको दीदी बनाया है। अमित शाह जी ने टैग नहीं दिया है कि दीदी रहेंगी आप। राहुल जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर जी। हाँ, मैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा जी। दीदी अकेले रह जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि दीदी आप जिस प्रकार से हिटलरशिप चला रही हैं, डिक्टेटरशिप चला रही हैं, उसमें आपके साथ कोई टिकने वाला नहीं है। आप जो अपने आरोप को लोगों पे थोपती हैं और अपने मंत्रियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे थोपती हैं, आपको वही सुनना पसंद है जो आप सुनना चाहती हैं। इनका तात्पर्य उस चीज से है। और दूसरी बात की, जो हम लोग जब जाते हैं, रैलियां करते हैं और जो कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी जब सरकार होती है तो आप भी बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि देश की जनता को हम ये चीज कराएंगे, मोदी जी आप इस प्रकार का ना करें। आप भी इस चीज को कह सकते हैं, पहले शुरुआत तो करिए। और दूसरी एक चीज और बताऊंगा कि जनता जो हम लोग भोली भाली कहते हैं, उसके पीछे का मैं आपको तात्पर्य भी बता देता हूँ। जनता इसलिए भोली भाली और मासूम कही जाती है क्योंकि जनता में छल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और जब जनता भोली भाली है, वो कहीं ठगा सा महसूस ना करे, इसलिए उनको हम लोग भोली भाली करके उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि जो जनता है उनको सरकार द्वारा किए गए कार्यों से मतलब होता है। लेकिन राजनीतिकरण का शिकार तो जनता ही होती है ना राहुल जी, राजनीतिकरण का शिकार तो जनता ही होती है ना, बाद में जनता ही इसका शिकार होती है। जनता तो लोभ लुभाने में आ जाती है, लेकिन शिकार भी तो वही होती है ना। देखिए, तो इस पे ये डिपेंड करता है कि आपने किस सरकार को चुना है, और आपने उस सरकार को चुना है जो खुद दृष्टिहीन नेतृत्व है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से नफरत है। और आपने उस सरकार को चुना है जो एक विकास, जो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो देखने को भी मिल रहा है, घर घर पहुंच रहा है, कि आपने उस सरकार को चुना। ये दोनों दो बातें होती हैं। तो आपका कहने का मतलब है राहुल जी, ममता सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया, जनता का साथ नहीं दिया, कोई विकास कार्य नहीं किया। देखिए, ममता जी ने अपने विकास कार्य किए होंगे, मैं इस चीज को नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो केंद्र और राज्य के साथ मिलकर जो कामों को पहुंचना चाहिए जनता के बीच में, जिस रफ्तार से पहुंचना चाहिए, उस रफ्तार से वो नहीं पहुंच पाया। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाई और केंद्र सरकार के कामों को उन्होंने रोका। ये कहकर रोका, दुष्प्रचार किया कि हमें केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। नीरज जी क्या सच है ये, आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया? ये बहुत सकारात्मक डिबेट इस समय हुआ है पूरे समय में। राहुल भाई, मैं बता दूं कि आप जिस 6,000 रुपया को किसानों के लिए सम्मान निधि पहुंचाते हैं, उससे बड़ा बेइज्जती की कोई बात नहीं होगी। बंगाल में बता दूं आपको, किसान बीमा प्रीमियम जो है सरकार देती है, बंगाल में किसानों का सरकार देती है। 18 साल से 60 साल के किसान के साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो 2 लाख रुपया सरकार देती है। और आप ही की सरकार के अंतर्गत कृषि कर्मण अवार्ड जो होता है, आपको भी पता होगा, पिछले 9 सालों में 5 बार बंगाल की सरकार पाई है। समझ रहे हैं?
और वहां पर जो है आयुष्मान योजना जैसा ही बेहतर योजना वहां पे चल रहा है, कृषि बंधु योजना चल रहा है वहां पर, हर साल लड़कियों को 25 लाख साइकिल बांटी जाती है। ये वहां के लोगों का विकास की लिस्ट होती है। विकास की लिस्ट ये नहीं होती है कि बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बड़े चैनलों बोल रहे कि 6,000 रुपया मैंने किसानों को भेज दिया। मैं चैलेंज करता हूं कोई भी भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी का नेता, अगर उसको मैं 60,000 रुपया महीना भी दे दूं और वो अपना खर्चा चला ले साल भर में, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। 6,000 रुपया में किसान राजनीति तो अपनी व्यवस्था नहीं संभालता है, समझ रहे हैं आप लोग। 6,000 रुपया देकर किसान को राहुल जी को सुन लेते हैं जी। नीरज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि आपने किसानों को बेइज्जती की, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए मैं बताता हूँ। इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि किसान जो है वो हमारा देश का प्रधान है, वो हमारा अन्नदाता है। हमने उनको सम्मान, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। हमने उनको सम्मान और सहयोग के लिए वो पैसा दिया है, ना कि उनको खर्चे चलाने के लिए दिए। रही बात किसानों की राहुल जी, तो मैं आपको बता दूं राहुल जी, किसान तो किसी पार्टी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। जो कृषि बिल लगा है वो तो खारिज करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आज को लेकर मैं एक एक प्रतिक्रिया, चूंकि वक्त का अभाव है इसीलिए कम समय में आखिरी प्रतिक्रिया आपकी राहुल जी चाहूंगा इस पर, उसके बाद मैं नीरज जी का रुख करूंगा कम शब्दों में उनकी प्रतिक्रिया के लिए। जी सिर्फ अभी की चर्चा के लिए बात हो। जी राहुल जी जिस तरह से नीरज जी ने बात कही, जिस तरह से नीरज जी ने जो बात कही, क्योंकि बीजेपी लगातार पलटवार करती हुई आई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही थी कि अम्फान तूफान जब पश्चिम बंगाल में आया था, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तूफान ने अपना कहर ढा दिया था, उस समय में केंद्र की सरकार ने अच्छा खासा पैसा दिया था पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन क्या किया ममता दीदी ने, ये आरोप गृह मंत्री जी का है, लेकिन ममता दीदी ने क्या किया, वो पैसा गुंडों की जेबों में डाल दिया। इससे कितना सहमत है, क्या बाकी सही बात है ये? उसके बाद मैं नीरज जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। नीरज जी की पहले राहुल जी उसके बाद नीरज जी मैं आपका रुख करूंगा। यही होता आया है, जो विपक्ष होता है ना, यही होता है। ये सब पैसा केंद्र से है। केंद्र ने बंगाल को बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन इसकी उपलब्धि नहीं बताता है। जिस प्रकार से अभी नीरज भाई बोल रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो केंद्र भी पैसा देती है। दोनों के सहयोग और तालमेल से ही सरकारें चलती हैं और देश चलता है। बिल्कुल। अब नीरज जी को जान लेते हैं। नीरज जी को क्या ये सच है जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन पैसों से जो केंद्र में भेजा गया, केंद्र की सरकार ने जो पैसा दिया वो दीदी ने अपने गुंडों की जेबों में डाल दिया? क्या कहेंगे इस पर? आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। जी देखिए जावेद भाई, ये गुंडा के मुंह से ऐसा ही गुंडा सब सुनेंगे। और आइए, जो अल्फान ये बोल रहे हैं आपके तूफान जब आया था, आप सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से क्या बोला जा रहा था कि दीदी हमारा फोन नहीं उठाती हैं, मोदी जी का फोन नहीं उठाई है, कोई काम नहीं करी है। इसका मतलब जाहिर सा है उस समय आप बोल रहे थे कि हमसे कोई मदद नहीं ले रही है, मैं मदद देना चाह रहा हूं। और आज एकाएक बात बदल गई इनकी कि हम पैसा दिए हैं, इनके गुंडों के पाकिट में चला गया है। बिल्कुल ऐसे भी उचित नहीं है। सुन लीजिए राहुल भाई, सुनिए राहुल भाई, वक्त का अभाव है नीरज जी, कम शब्दों में। जी नहीं कुछ सेकंड। राहुल भाई, आप बहुत सही चीज कहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपसी तालमेल से चलनी चाहिए। लेकिन पिछले एक साल से, पिछले अक्टूबर नवंबर से ही ममता बनर्जी जी बार बार बोल रही हैं कि 53,000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर, वो हमको दे दीजिए और मैं अपना यहाँ पे काम करूं। लेकिन आज तक केंद्र सरकार वो नहीं दे पाई, या न ही अमित शाह जी अपने मंचों से इसका जिक्र भी किए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने सुझाव रखने के लिए। तो 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज मदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन में जो टीएमसी के अब तक नेता थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ साथ टीएमसी जो नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जमकर टीएमसी पर वो बरसे। उसके साथ साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार 200 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में लाने का वादा किया। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।